नमस्कार। जनता का आदेश क्या है, इस पे बात करने के लिए और इसको जानने के लिए इस नए सेशन के साथ मैं हूं अमन कुमार और हमारे साथ जो है भाजपा के मीडिया प्रभारी झारखंड भाजपा के श्री पूजन पाठक और वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन। हम दोनों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर जो 64 करोड़ वोट की जो गिनती चल रही है पूरे देश में और उसमें से जो झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में जो गिनती का काम चल रहा है, क्या जनता का आदेश आ रहा है, शुरुआती रुझान किस ओर जा रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत श्री पूजन से करते हैं। श्री पूजन जी, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी पहले घंटे ही कहेंगे हम, तो क्या उस पर पहला टेक क्या है आपका? अमन जी, सबसे पहले तो मैं देश की जनता का आभार, आपके दूरदर्शन का आभार कि आप लंबे समय तक आप लोगों ने चुनाव का कवरेज किया और आज उसकी एक प्रकार से कहा जाए कि पूर्णाहुति है और वह सुखद हो, मंगल हो। आज मंगलवार के दिन देश के लिए यह लोकतंत्र का महापर्व मंगलकारी हो, ऐसी कामना मैं करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि ये जो रुझान आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये रुझान बहुत जल्द ही परिणाम में भी परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल और जो अभी जो रुझान, ये दोनों में बहुत ही समानता दिख रही है और जो एनडीए को बढ़त मिलनी थी और एक मजबूत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उसकी स्पष्ट कहा जाए कि आगाज ये आपके चैनल में वो दिखाई दे रहा है और एक सुखद क्षण है, देश के लिए भी सुखद क्षण है, झारखंड के लिए भी सुखद क्षण है और तीसरी बार मोदी सरकार की जो के लिए जो मेहनत किया गया वो साकार होता दिख रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि ये जो रुझान है वो और ज्यादा आगे जाएंगे? मतलब जो सीट जो एग्जिट पोल बता रहे थे या जो आप लोग का आकलन है, इसमें और आगे जाने की संभावना आपको लग रही है? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसकी शुरुआती जो रुझान है वो जितने उम्मीद की जा रही थी या जो लोग कह रहे थे उसके अनुसार वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। नहीं, अभी तो ज्यादा दिख रहा है, वो स्वाभाविक है, उसको आप अभी ज्यादा मान भी सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये रुझान जब अंतिम परिणाम में बदलेंगे तो आप देखेंगे कि जो एनडीए का जो आंकड़ा है वो पिछली बार से बहुत ज़्यादा रहेगा और जो मजबूत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने का संकल्प एनडीए ने व्यक्त किया, तीसरी बार मोदी सरकार, वो संकल्प पूरा होगा, वो संकल्प की सिद्धि होगी। आनंद जी, जो रुझान है वो किस तरफ इशारे कर रहे हैं आपके दृष्टिकोण से? जो कहा जा रहा था या जो दावे किए जा रहे थे दोनों तरफ से, क्या वो उसी तरफ जा रहे हैं या कुछ नया है इसमें? जसामन जी, आपने कहा कि जो एग्जिट पोल में जो इशारा था चैनलों का या जो सर्वे का, वो परफॉर्मेंस से बहुत आगे बढ़ता हुआ इंडिया गठबंधन दिख रहा है। जैसे 195 का 483 में 190 जो रुझान है, जैसा ये रुझान अभी बहुत चीजें बदलेगी 12 बजे तक तस्वीरें अभी प्राय, लेकिन अगर ये रुझान को मेंटेन कर रहा है अगर ये परिणाम, तो 195 प्लस अन्य जोड़िए तो लगभग 200 से पार का आंकड़ा जा रहा है इनका, इंडिया और इंडिया गठबंधन का, अन्य अगर उनके साथ आते हैं। और एनडीए में 265 है एनडीए और भाजपा 223-220 के बीच में, मैंने भाजपा अपना परफॉर्मेंस ठीक कर रही है। एनडीए के जो दूसरे घटक दल है वो उनका परफॉर्मेंस लगता है कि थोड़ा पुअर है, 40 सीट आ रही है 450। अब सीट बच गए हैं 15, मतलब 500 और 400, मतलब 50-60 सीट बच गए हैं। तो 50-60 सीटों पर रुझान आना बाकी जो नहीं दिख रहा है। 484 पर रुझान है अमन जी। तो अब अगर ये 50 से 60 सीट पर भी भाजपा गेन भी करती है तो 300 तक पहुंचने में इस रुझान के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस रुझान को अगर टेम्पो मेंटेन रहा तो 300 पहुंचना भाजपा के लिए मुश्किल। सरकार बन रही है बीजेपी की, अडॉप्टिवली एनडीए की बन रही है, बीजेपी डेड एनडीए की, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो अंडरसाइज था पूरे एग्जिट पोल में, वो इंडिया गठबंधन यहाँ बेटर पोजीशन पर है। मतलब
एग्जिट पोल के आंकड़े को माने तो ये एक बड़ा सुकून भरा चीज है। लेकिन जो कांग्रेस का दावा था कि हम 295 के आसपास जाएंगे, वो चीजें यहाँ बनती हुई नहीं दिख रही है। मार्जिनल लॉस हमको लगता है कि अगर ये आंकड़ा था तो 303 जो पिछले बार बीजेपी का था 2019 का रेट, उससे आगे पीछे कुछ होंगे, लेकिन ये 300 के करीब जाएगा। नहीं, अब झारखंड का भी रुझान अभी हम दिखा रहे थे जी, आप देखिए झारखंड का रुझान भी वो भी थोड़ा कुछ नया, मतलब हाँ, भाजपा 8 में है और एक कांग्रेस और 2 जेएमएम के पास, और एक अन्य अभी हम पता नहीं चल रहा है कौन है, वो सीपीआईएमएल को मान रहे हैं या नहीं, लेकिन कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी को आगे दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे अन्य में थोड़ा कंफ्यूजन। अन्य में तो या तो थर्ड फ्रंट के नाम पे एक जयराम महतो हैं। जयराम महतो ने अभी तो फिर इसी में ही था कि मथुरा महतो शायद गिरिडीह में आ गए थे, गिरिडीह में नेक टू नेक चल रहा है, कभी वो मथुरा आगे हो जा रहे हैं, कभी ये हो रहा है। लेकिन ये भी है कि झारखंड में गेन कर रहे थे। प्री एग्जिट पोल में झारखंड में क्या था कि 8 से 6 भाजपा को दे रहे थे, वो 8 से ऑन एवरेज यही था कि 8 से 6 भाजपा में लगभग एग्जिट पोल का था, और 4 से 6 में कांग्रेस को। तो एग्जिट पोल झारखंड में सही दिख रहा है, मतलब आंकड़ा उसके आसपास जा रहा है। अभी तक जो है 1, 2, 3, 4 सीटें का है और 8 में भाजपा लीड करी। तो अभी ये अगर मेंटेन रहा स्ट्राइक तो ये एग्जिट पोल झारखंड में सही होगा। पाठक जी, जो आनंद जी जो कह रहे हैं कि झारखंड का जो दिखा रहा है, झारखंड का रुझान अगर दिखा रहा है, जो दावे किए जा रहे थे या जो आपका दावा था, आपके जो कई बड़े नेताओं से हम लोग की बात हो रही थी, तो उनका भी कुछ और आकलन था, उस अनुसार से अभी रुझान नहीं दिख रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर अभी वो रुझान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो हम 14 देखिए 12 सीटें हमारे पास थी, और एक जो गीता कोड़ा जी कांग्रेस के की सांसद थी, उन्होंने लास्ट में हमारे साथ हमारी सदस्यता ली पार्टी की, तो 12 और 1 13, तो हम चुनाव के पूर्व हो गए थे, और हमने 14 का संकल्प व्यक्त किया कि 14 का 14 सीट, और कोई यूं ही संकल्प नहीं व्यक्त किया। कभी न कभी अगर राजमहल सीट को भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, ऐसा नहीं है कि हमने कभी वहां बहुत कम अंतर से मुझे याद हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीत चुकी है। ये तो स्वाभाविक है, एक दल के नाते हर कोई चाहता है कि हम जहां जीत चुके हैं, जहां का समीकरण हमारे पक्ष में रहा है, हम फिर से उसको गेन करें, हम उसको प्राप्त करें। तो इस दृष्टि से हमने 13 और 1 14 सीट पर हमने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, अपनी रणनीति से काम किया है। अब बाकी जनता का, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये रुझान जो है वो बदलेगा कि यही रहेगा जो आपको? नहीं, रुझान देखिए आप बदलते रहते हैं और बदलेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि अभी का समय जो है 9:45 का समय हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 12 बजे तक जो रुझान आएंगे वो काफी चीजों को स्पष्ट करेंगे। तो आपने जब राजमहल का जिक्र किया तो हम दर्शकों को राजमहल के प्रोफाइल के बारे में और वहां क्या गणित रहता है, वहां वोट का क्या गुणाभाग है, वो दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। तो हम राजमहल के बारे में बताते हैं कि आखिर वहां क्या समीकरण थे इस बार। राजमहल संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जो साहिबगंज और पाकुड़ जिले में फैले हैं। झारखंड का यही एकमात्र लोकसभा सीट है जहां मां गंगा के दर्शन होते हैं। मुगल कालीन सल्तनत का कभी हिस्सा रहा संताल का राजमहल आज चुनावी रणभूमि बना हुआ है। संसदीय क्षेत्र अंतर्गत साहिबगंज का इलाका महान स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू की जन्म और कर्म भूमि रही है। राजशाही का सूर्य दशकों पहले अस्त हो चुका है और लोकतांत्रिक व्यवस्था अब लोगों के लिए यहां जीने की राह है। इस लोकसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच दंगल के आसार हैं, लेकिन झामुमो से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे लोबिन हेम्ब्रम मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। भाजपा ने ताला मरांजी को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर विजय कुमार हांसदा को यहां से उतारा है। राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिए आखिरी चरण के चुनाव में वोटिंग हुई थी। अब ये देखना बाकी है कि ताला मरांजी की किस्मत का ताला खुलता है या विजय कुमार हांसदा यहां से विजय होते हैं।
वैसे राजमहल संसदीय क्षेत्र में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी रण क्षेत्र में हैं। तो पार्टी में है ना, तो आइसो में तो आपने देखा कि राजमहल में क्या समीकरण है, आखिर किन मुद्दों पे वहां चुनाव लड़ा गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पाठक जी, राजमहल में फतह हासिल करने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की। लगातार जो मुझे लग रहा है कि रघुवर दास के समय भी आप लोग काफी उन्होंने फोकस किया था। प्रधानमंत्री जी के भी वहां पे जो है कार्यक्रम हुए, उस समय भी हुए, अभी भी हुए। मतलब राजमहल कहीं ना कहीं एकदम दुखती हुई नब्ज है। नहीं, राजमहल को हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। और आप देखेंगे कि देखिए, मुख्य विषय जो संथाल परगना का है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहती रही है, हम लोगों ने कार्य समिति में इस विषय को उठाया है, हम लोग राजनीतिक प्रस्ताव में इस विषय को उठाया है कि पूरे संथाल परगना की जो है वो डेमोग्राफी चेंज हुई है। और उसका मुख्य कारण है वो वहाँ जो घुसपैठियों का एक साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। जिस प्रकार से घुसपैठिए वहाँ हावी होते चले गए हैं और उनको चलिए बहुत राज्य सरकार का बहुत बढ़िया बताया। इसी मसले पे विनोद पांडे से भी हम बात करते हैं। हमारे संवाददाता असीम अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में है, मौजूद हैं, और हम विनोद पांडे से बात करेंगे। हाँ असीम, आप हमारी आवाज क्यों सुन रहे हैं? लग रहा है कि असीम हमारी आवाज जो है वो नहीं सुन पा रहे। हाँ पाठक जी, आप बता रहे थे कि कैसे, किन मुद्दों पे आप वहां पे मुखर थे। नहीं, निश्चित तौर पर हमने जो एक तो पूरे संथाल के विकास की चिंता है, जो अधूरे विकास है वहाँ, जो विकास की किरणें जितनी पहुँचनी चाहिए थी 60-70 वर्षों में वो नहीं पहुँची है। और दूसरी जो वहाँ जल जंगल जमीन की लूट हो रही है। और तीसरी जो विशेष करके जिसको कि लैंड जिहाद कह लें, लव जिहाद कह दें, उसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के जमीन छीने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लूट का एक बहुत बड़ा जो वहाँ साम्राज्य स्थापित हुआ है। आपने देखा है साहेबगंज जिले का ये क्षेत्र है और साहेबगंज में अकेले 1000 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है ईडी के जांच में। तो ये बहुत बड़ा मामला संथाल परगना के लिए भी है और पूरे राज्य के लिए है। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और इस पर वहाँ पे जनता के बीच में नीचे स्तर तक इसकी बहस हुई है, वो बहस जारी भी है वहाँ। और ये सारे दृष्टि को देख करके हमने जनता से आग्रह किया था। लेकिन आनंद जी, इनका जो आग्रह है राजमहल की जनता को, मुझे जो लग रहा है कि वो मुद्दे तो हैं ही, इसके अलावा इनकी सारी आशाएं जो हैं वो लोविन हेम्ब्रम पे भी टिकी हुई हैं, अपने उम्मीदवार के अलावा। सही कहा आपने कि मतलब जैसा है ना कि पड़ोसी पर ज्यादा निर्भर थे, ठीक है, तो पड़ोस बहुत अच्छा कर नहीं पाया होगा, मुझे हमको जैसा लग रहा है जो चीजें सामने आ रही हैं। राजमहल एक ऐसी सीट है जिसमें एक बार सोम मरांडी जीते थे भाजपा से और एक बार देवीधन बेसरा जीते थे। तो जब भी वो सीट ट्रायंगल फाइट में फंसती है भाजपा को लाभ होता है। सोम मरांडी भी जिस समय जीते वो ट्रायंगल फाइट की सीट हो गई थी और देवीधन बेसरा भी जिस समय लड़े वो 3 कोणीय संघर्ष हो गया था। सीधे सीधे जब फाइट हो गया तो जेएमएम ने कुछ ऐसा समीकरण और जातीय गोलबंदी वहां बना लिया, वोटर का वो घेराबंदी है उनके समीकरण उनके पक्ष में है, उनके कारण जो भी है वो पॉलिटिकली चीजें हो सकती है। लेकिन आप देखिए 2019 और 2014 जो पूरे वेव प्रचंड में था, मोदी वेव, जो आज थोड़ा धीमा आपको दिख रहा है, 237 में, 236 में, 281 में, 503 का काउंटिंग रुझान है, 281 में भी आए। तो मैजिक फिगर तो पार कर गए, लेकिन मैजिक फिगर के साथ प्रोफाइल घटा है इस बार एनडीए का जो दिख रहा है। उस प्रचंड आभा मंडल में नरेंद्र मोदी जी के राजमहल को नहीं बचा पाए, क्योंकि राजमहल पिछला जो मार्जिन था विजय हांसदा का 1 लाख का था, जो कि मतलब ये ऐसी सीटें जीते हैं पीएन सिंह की 5 लाख के करीब, 4 लाख, 3 लाख, इनकी कोई मार्जिनल सीट ऐसी नहीं थी 2.5 लाख से कम रही, उसमें आप 1 लाख वोट से हारते, यानी कि वहां एक मौजूद। अब
इनका कैंपेन होल्ड चलता है। संथाल में आप पिछले 2 चुनाव से देखेंगे तो भाजपा बहुत फोकस्ड है, एग्रेसिव भी है। प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, इनके पूरे ऊपर के टॉप लीडर्स फोकस्ड किए हुए कुल्हान और सत्ता। लेकिन जो ब्रेक होना चाहिए ना नीचे ग्रास रूट में, वो ब्रेकअप इनके पास नहीं है, क्योंकि वो विधानसभा में दिख जाता है। आप कुल्हान का चाईबासा सीट देखिए, 5 सीट जेएमएम के पास है, एक सीट कांग्रेस के पास है। संथाल आप आज 18 में 9 जेएमएम के पास सीटें हैं, जो इनके साथ एक आ गई तो 8 मैंने 8 बज गए उनके पास। कांग्रेस वहां जेएमएम के कंधे पर सवार होकर के अच्छी सीटें ले आता है। मतलब कांग्रेस अगर अकेला संथाल में लड़ जाए तो वो सीटें उनके पास आना नहीं है। हाँ, वो जेएमएम के कंधे पर सवार होकर तो एक अलायंस, और जेएमएम को भी ये जरूरत होती है कि उसके जो वोट है वो बिखरे नहीं, तो कांग्रेस को लेकर चलने की मजबूरी है। तो ये सिद्धभूषण जी, आनंद जी ने जो सवाल उठाया है, पहला तो ये कि पड़ोसी पे या मतलब बगल वाले पे ज्यादा भरोसा था, ठीक है, और दूसरा कि लगातार इतनी मेहनत के बाद भी आप आइस ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। आखिर राजमहल इतना कठिन हो गया है कि आप प्रचंड वेग में भी या इतनी मेहनत के बाद भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, चुनाव की जो रणनीति होती है वो चुनाव के वक्त वो विशेष कालखंड में विशेष रूप से अपनाई जाती है। तो हम लोग ने जो रणनीति से काम किया, जो रणनीति अपनाई, वो अपनी जगह है। और जहां तक इन्होंने कहा कि मैं पड़ोसी के, तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र में सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन आप देखेंगे कि जो मुद्दे जिनके विषय में ये इशारा कर रहे हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो पूरा मुद्दा वही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। जिस भ्रष्टाचार की बात लोबिन हेम्ब्रम ने की, जिस अत्याचार की बात की, जो लूट की बात की, जो आदिवासी समाज के साथ जो क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं उसकी बात की, बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके टुकड़ों टुकड़ों में काटा जा रहा है, ये सारे मुद्दे, इससे अलग कोई मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया है। जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है वही मुद्दे वहां जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वह भी उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों मुद्दे एक हैं। अब जनता इसमें मुद्दों पर तो जरूर सहमत है, लेकिन जो इसके खिलाफ जो वोटर हैं, जिनको लगता है कि इसके इतर हमको उन्हें समर्थन करना है जो हमारे मुद्दों को समर्थन करते हैं, जो हमारे मुद्दों का संरक्षण करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां मंथन चल रहा है। और मैं समझता हूं मंथन लगता है कि काफी जो है देर से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। क्योंकि ये जो हल आप देख, झारखंड, मुझे ये समझ में आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार की जो कहानियां आप लोग जनता के सामने ला रहे थे, उसकी शुरुआत हुई वही राजमहल क्षेत्र से ही कि भाई आपके पहाड़ गायब हो गए, जमीन गायब हो गए, ये हो। लेकिन जनता उस बात को क्यों नहीं समझ पा रही? आखिर कहाँ, मतलब मिसिंग कहाँ है? हम दोनों आदमी से पूछेंगे। मैं समझ रहा हूं कि ये मुद्दे हैं वहां, और ये बहस का मुद्दा है वहां पर। लेकिन आप देखेंगे कि अब जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हम लोगों ने उठाया मामला, और एक तरफ उन घुसपैठियों को वहां संरक्षण प्राप्त है, उनके आधार कार्ड बन जा रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन जा रहे हैं, तो ये जो प्रश्न है, उनके वोटर आईडी बने हुए हैं, तो वो जो वोट करने की ताकत उनको मिली हुई है, उनको ये पता है कि जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी या भारतीय जनता पार्टी जो बोल के आ रही है, वो इन सारे मुद्दों का छानबीन करेगी। ये हमारा राशन कार्ड रद्द हो सकता है, हमारा, तो आज जो उनके पास अधिकार है उसे वो आक्रामक तरीके से उसमें वोट करने की कोशिश लगता है कि वो किया गया। आनंद जी, इनका कहना है कि वो एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो वहां पे जो अवैध काम में लगा हुआ है, वो नहीं चाह रहा है कि भाजपा आए। अगर भाजपा आ जाएगी तो वो सिंडिकेट टूटेगा, वो गलत लोग पकड़े जाएंगे। आप इससे सहमत हैं कि ये वजह है, या वजह कुछ और है कि जनता को समझा नहीं पा रहे हैं? मुझे लग रहा है ना कि एक तो जो संथाल का पूरा इलाका है, वो जो शिबू सोरेन दिशम गुरु का पूरा मैंने जोता हुआ जमीन है, वो पूरे उस आंदोलन का, तो एक बड़ा सेंटिमेंटल अटैचमेंट है वहां तीर धनुष के साथ लोगों का। इस बात को भाजपा भी समझती है।
क्योंकि भाजपा को वहां घुसने में 91 से जो करना पड़ा, तो 91 के बाद। और आप समझिए कि जो दुमका सीट जीते बाबूलाल, तो उनका प्रोफाइल किस ढंग से बना। तो भाजपा आज से सीरियस संथाल परगना को लेकर नहीं है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से भी आप देखिए कि वन में जाकर के राज्य मंत्री बने। तो शिबू सोरेन को शिकस्त देने के बाद बाबूलाल जी का प्रोफाइल ही हुआ, और बाबूलाल जी एस्टैब्लिश नेता हो गए झारखंड के, वो शिबू सोरेन के एक झटके के बाद। तो अटल बिहारी वाजपेयी के युग से लेकर मोदी के युग तक एक पूरा, क्योंकि ये जो आप संथाल परगना कुरान का सीट है ना, अगर आप जब तक नहीं जीतेंगे तब तक आप एक ट्राइबल कम्युनिटी को मैसेज नहीं दे सकते हैं कि हम आपके बीच के पार्टी हैं, हम आपके साथ हैं। तो ये एक संकट बीजेपी के साथ अभी संथाल परगना में है, खास करके विधानसभा चुनाव में होता है। 3 सीटें हैं वहां, 3 सीट में 2 पर बीजेपी है, तत्काल रूप से है सुनील सोरेन थे दुमका से, और है सीट का कमी कहीं नहीं। अब राजमहल अब एक इनके लिए टफ टर्न बना हुआ है। आप जो बात कर रहे हैं उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। असीम झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय से जुड़े हुए हैं जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे के साथ हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने के लिए। असीम, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? असीम, विनोद जी से पूछिए कि ये जो रुझान आ रहे हैं उससे वो कितने सहमत हैं, या उनको लग रहा है कि ये रुझान और बेहतर होगा या कहीं मिसिंग है? ये जो रुझान आ रहे हैं उससे अपने सहमत देखिए, रुझान तो रुझान है और सहमत वाली कोई बात और आपको लगता है कि इससे क्या किया अब इस चीज को लेकर के ना उचित नहीं रहा। लेकिन एक बात है जो तकनीकी खराबी है, आवाज सही से नहीं आ रही। हम विनोद पांडे जी से बाद में जुड़ेंगे। हम आनंद जी, हम इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं क्या जी? तो जैसा हमने कहा कि संथाल और जो कुल्हान का जो इलाका है वो भाजपा के लिए इसलिए जितना जरूरी है कि एक मैसेजिंग वाली सीट है। अगर जो पूरे देश भर में या कहीं इस पूरे पट्टी में अगर आपको ये बताना है कि हमारे साथ ट्राइबल है, तो वो सीटें आपको जितना होगा। और संथाल परगना की 2 सीटें लोकसभा की है इनके पास। अब 100% टारगेट का है, तो 100% टारगेट में राजमहल का एक ऐसा समीकरण बना हुआ है जो समीकरण ब्रेक होना अभी हमको लगता है तत्काल। अब उसके पीछे की वजहों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीजें वहां बन गई है उसमें 60% जो वोट का स्टेक है वो जेएमएम के पास है, और 40% में उसमें भी इनका वोट बढ़ता है। तो इस बार जो इनके पर्दे के पीछे का जो एक खिलाड़ी, चुनावी रणनीति, हाँ, जो रणनीति का हिस्सा होगा, या इनका ही मतलब इनका माल उधार में लोविन हेम्ब्रम ले गए कि उनको उधारी में दिए, हमको पता नहीं है। लेकिन मुद्दा दोनों का एक ही, जैसा इन्होंने बताया भी कि वो है जेएमएम के अंदर है, वो जेएमएम के अंदर वो टॉक ऑफ द टेबल नहीं है लोविन हेम्ब्रम का, ठीक है। सदन के अंदर भी वो बोलते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ा उनकी एक व्यक्तिगत मजबूरी रही होगी बताने के लिए, तो और मास में इन चीजों को प्रचार देने के लिए। तो हम दुमका, हम नहीं, आपने वो सही है। तो हम ना एक लगे दुमका का प्रोफाइल देख लेते हैं, जहां आपने कहा कि संथाल में क्या इक्वेशन है और कैसे वो शिबू सोरेन ने जमीन तैयार किया, वो उस पर फसल जो है लगातार काट रहे हैं, हेमंत सोरेन हो या उनके परिवार के दूसरे लोग हों। तो हम दुमका का प्रोफाइल आपको दिखाते हैं कि आखिर दुमका में क्या माहौल है, क्या समीकरण है, और दुमका में आगे क्या रणनीति रहेगी। दुमका संथाल की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये संसदीय क्षेत्र कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुर्ग रहा था। साल 2019 के चुनाव में यह अभेद किला भाजपा के सुनील सोरेन की जीत के साथ ध्वस्त हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन इस लोकसभा क्षेत्र का कई बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी 2 बार दुमका के सांसद रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन यहां से भाजपा की टिकट पर चुनावी रण क्षेत्र में हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां से अपने भरोसेमंद नलिन सोरेन को मैदान में उतारा है। इस संसदीय क्षेत्र में 7वें और आखिरी चरण में मतदान हुआ था, जिसमें मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर किसकी जीत होती है और कौन पराजित होता है, इसका खुलासा बस होने को ही है।
वैसे दुमका से कुल 19 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। दुमका, अभी तो हम बात कर रहे थे राजमहल का, और राजमहल के बारे में आपको भी लग रहा था कि आपकी भी कुछ मजबूरी, आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं लोग, या कुछ ऐसा समीकरण हुआ है कि वहां थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। आनंद मोहन भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे। तो उस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अभी तत्काल हम दुमका पे बात करते हैं, क्योंकि दुमका जो है ना, और राजमहल की स्थिति, दुमका बार बार बीजेपी जो है वो जीतती रही है। अभी भी सिटिंग सीट है, सुनील सोरेन थे, उनको पहले टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट काट के फिर सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन की बहू हैं और हेमंत सोरेन की भाभी हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, उनको भाजपा ने जो है टिकट दिया है, और बहुत उम्मीदों के साथ उनको टिकट दिया गया है कि वो जो है संथाल में उनके माध्यम से जो है जीतेंगे, अपने अभियान जो है आगे बढ़ाएंगे। सीता सोरेन का परफॉर्मेंस किस तरह से नजर आ रहा है आपको सिपुजन जी? नहीं, अभी तो सीता सोरेन का परफॉर्मेंस तो अभी नहीं कर सकते हैं आपकी जी। सीता सोरेन जी का कोई परफॉर्मेंस, मतलब भारतीय जनता पार्टी का वो सिटिंग सीट है आज के तारीख में, और केवल उम्मीदवार बदले हैं, और उसमें सीता सोरेन जी को वहां उम्मीदवार बनाया गया है। तो अभी तो वो एनडीए भाजपा वहां लड़ रही है, और सीता सोरेन जी उसकी उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पर सीता सोरेन जी जब अपने दल को छोड़ करके आई और जिन मुद्दों के साथ आई, वो मुद्दा और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन सारी बातों को जो उठाती रही है, वो सारे मुद्दों से एक कहते हैं कि उसका समर्थन करते हुए, और उनको लगा कि नहीं, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है उसके आधार पर ही झारखंड का विकास भी हो सकता है, और झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है, परिवारवाद से मुक्त किया जा सकता है। तो इन सारे चीजों को आत्मसात करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आई है, और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और आप देखेंगे कि हम दुमका की सीट अभी भी हमारे पास है, और इस मतगणना में भी हम अच्छे मार्जिन से उसको जीतेंगे। आनंद जी, दुमका सिटिंग सीट फिर भी उम्मीदवार बदला गया, सीता सोरेन को लाया गया, और मैंने पूरे कैंपेन को जो मैंने एनालाइज किया, खासतौर पे दुमका का, देखा कि वहां पे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजनाएं हैं, भाजपा का जो मुद्दा है, ठीक है, और एनडीए का जो वोट बैंक है, तमाम चीजों के बाद भी एक महत्वपूर्ण चीज वहां ये था, वो सीट पे कि वहां फैमिली ड्रामा भी देखने को मिला। तो मतदाता पे कोई प्रभाव पड़ा होगा कि उस फैमिली ड्रामे का, या सिर्फ भाजपा का जो अपना कोर इश्यू था, प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा था, उसी के आधार पे वोट पड़ा होगा वहां? देखिए, दुमका जो सीट है, तो थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में बात कर लेते हैं। दुमका सीट में 8 बार शिबू सोरेन चुनाव जीते हैं। पहला चुनाव निर्दलीय लड़े थे, बाकी 7 बार जेएमएम से चुनाव लड़े थे। तो वो सीट मान के चला जाता है कि उसको ब्रेक किया था बाबूलाल मांडी ने। तो फिर तो आपको बताया है कि क्या हुआ, बाबूलाल मांडी फिर को बड़ी प्रतिष्ठा और वो सम्मान मिला भाजपा के अंदर, क्योंकि वो ऐसा मजबूत सीट था, प्रतीकात्मक रूप से वो ऐसा सीट था कि अगर उनको हराना मतलब जेएमएम को हराना, शिबू सोरेन को ना दुमका ब्रेक करना। 2014 के चुनाव में जब मोदी वेव था, तब शिबू सोरेन चुनाव वहां जीत गए। 2019 का चुनाव वो हारे शिबू सोरेन। बेसिकली पूरे संथाल परगना के अंदर भाजपा के पास कोई ऐसा वेपन्स नहीं था जो जेएमएम परिवार का हो। सीता सोरेन एक ऐसी मतलब जिसको कहें कि हथियार मिली भाजपा को, जो शिबू सोरेन फैमिली को खड़ा होकर के वहां पर बोल सके, सोरेन फैमिली को। ये सोरेन फैमिली को बोलते तो एक मैसेज देता। आज भाजपा के पास वो संथाल प्रोग्राम में एक ऐसा चेहरा मिल गया जो सोरेन परिवार को थ्रेट दे रहा है, उन्हीं के बीच का आया हुआ, उनके घर का इन जो फाइटिंग्स था उसको लेकर के। देखिए, एक अच्छी बात है कि गोड्डा से निशिकांत दुबे 2697 मतों से आगे। हम अभी संथाल परगना की सीटों पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए ये आ रही है कि निशिकांत दुबे 2697 वोटों से आगे चल रहे हैं,
और ये भाजपा के लिए सुकून की बात है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दुमका की हम बात कर रहे हैं जी। आनंद जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। तो अब संथाल परगना के अंदर भाजपा के पास एक सीता सोरेन जो सिविल परिवार से हैं, तो वो एक चेहरा मिल ही है भाजपा को। तो बेशक जब आप सूची जारी कर दिए सुनील सोरेन के नाम पर, तो फिर आप उसको बैक हुआ, इसलिए क्या कि आप सीता सोरेन के अगर वो ज्वाइन कर गई पार्टी पे, जब आपकी बात बन गई तो स्वाभाविक तौर पर उनको एक जगह देना था, वो तो ऐसे ही नहीं आई थी। और उसी सीता सोरेन के सहारे आपको पूरी घेराबंदी करनी थी सोरेन परिवार की, तो इसलिए सीता सोरेन को वहां से उतारा। और वहां मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। मैं बार बार कहता हूं कि वहां पर थोड़ा सा ये है कि अब देखिए, सिंहभूम से जोआ मांझी आगे हो रही है। अभी अब कोल्हान की बात कर रहे थे, तो जोआ मांझी वहां सिंहभूम से आगे हो गई हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जो भाजपा की हैं और अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो आगे हो गई हैं। विष्णु दयाल राम पलामू से, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। ये भाजपा के लिए बड़ी अच्छी खबर है। वहीं रांची जिसपे सबकी नजर थी, वहां से संजय सेठ अभी आगे चल रहे हैं। तो भाजपा के लिए बहुत ही अभी मतलब ये सुकून देने वाली खबर है कि ढुल्लू महतो जो धनबाद से हैं भाजपा उम्मीदवार, वो भी आगे चल रहे हैं। ढुल्लू महतो की जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी, खूब चर्चा में था ये पूरा सीट। और विजय कुमार हांसदा जो राजमहल से हैं उम्मीदवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो अभी आगे चल रहे थे। अभी हम राजमहल पे ही बात कर रहे थे, लेकिन वो आगे चल रहे हैं। लोहरदगा से सुखदेव भगत जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं लोहरदगा से, वो आगे चल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। झारखंड कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है कि सुखदेव भगत जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। और क्योंकि जो दूसरी सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार भी आगे नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छी खबर लेके आई। और जयप्रकाश पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हजारीबाग से, उनके आगे होने की खबर आ रही है। मतलब कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पे अभी तक जो रुझान आए हैं, उससे में 3 सीटों पे आगे चल रही है उसमें। लेकिन एक भाजपा के लिए फिर एक अच्छी खबर है कि सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से आगे चल रही हैं और 7,569 मतों से आगे चल रही है। ये अच्छा अच्छा आंकड़ा कहिए, अच्छा मतलब अंतर कहिएगा। और निशिकांत दुबे जो है वो भी आगे चल रहे हैं। तो भाजपा के लिए जो है, हालांकि भाजपा के पास सिटिंग सीटें झारखंड में ज्यादा हैं, एनडीए के पास अगर आप कहें तो अभी जो है 13 के आसपास जो है सीट है। लेकिन जमशेदपुर एक सीट ऐसा था जिसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही थी कि आखिर विद्युत वरण महतो जो है वो तीसरी बार क्या करेंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो 9,414 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो उनके जो 3 टर्म मतलब तीसरा टर्म में भी आगे चल रहे हैं। वहीं गिरिडीह से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। गिरिडीह जो बहुत ही एक तरह से चुनाव में युद्ध भूमि बना हुआ था, उसमें कई उम्मीदवार जो है अच्छे थे। कमल प्रसाद बसपा के उम्मीदवार थे, वो आगे चल रहे हैं। मतलब ये नई खबर है कि कमल प्रसाद जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, वहां या तो सिटिंग एमपी चंद्रप्रकाश चौधरी की बात हो रही थी, मथुरा महतो की बात हो रही थी, लेकिन कमल प्रसाद आगे हो गए। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आगे हो गए हैं। अर्जुन मुंडा जो है वो खूंटी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी आगे चल रहे हैं। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो है कालीचरण मुंडा, उनसे आगे चल रहे हैं। ये बहुत सुकून वाली बात है। और चतरा से कालीचरण सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। कालीचरण जो है वो आगे चल रहे हैं, वो सीट चतरा जी, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। कालीचरण सिंह जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, वहां से भाजपा ने सुनील सिंह का टिकट काट के कालीचरण सिंह को टिकट दिया। जोवा मांझी वो बढ़त बनाए हुए हैं सिंहभूम में। चंपई सोरेन सरकार में जोवा मांझी मंत्री हैं, वो गीता कोरा से आगे चल रही हैं। तो एक बहुत अच्छी खबर है। तो आपने देखा कि कैसे जो है उम्मीदवार कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। और सबसे अच्छी खबर ये मुझे देखने को मिल रही है कि जो महिला उम्मीदवार हैं, चाहे अन्नपूर्णा देवी हो, चाहे जोआ मांझी हो या सीता सोरेन हो,
वो तमाम लोग जो बड़े नाम थे वो अभी आगे चल रहे हैं। इन तमाम नामों में जो एक सबसे चौंकाने वाला जो नाम वो है, ये है कि कमल प्रसाद गिरिडीह से बसपा के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। कमल प्रसाद का आगे जो है चलना जी, तो आपने देखा कि कैसे जो है 14 सीटों का क्या क्या रुझान है, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, क्योंकि निशिकांत दुबे आगे जा रहे हैं अभी गोड्डा से, हमने बताया। तो एक बार हम आपको गोड्डा सीट का प्रोफाइल दिखाना चाहते हैं कि आखिर गोड्डा कि क्या समीकरण है, वहां किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कौन कौन उम्मीदवार हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं ने किस प्रत्याशी को अच्छा समझा और किसे नकारा है, इसका खुलासा बस थोड़ी देर में ही होने वाला है। इस संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और एक बार फिर जनता के सामने मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव समेत अन्य उम्मीदवार भी गोड्डा के चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं। ये संसदीय क्षेत्र धर्म, आध्यात्म और आस्था के लिहाज से विशेष स्थान रखता है। देवघर बाबा बैजनाथ धाम इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवस्थित है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का गठन दुमका, देवघर और गोड्डा जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर हुआ है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो यहां से भाजपा 7 बार जीत चुकी है। कांग्रेस ने भी यहां आधा दर्जन बार जीत का पताका लहराया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से इस बार चुनाव लड़ रहे प्रदीप यादव 13वीं लोकसभा में भाजपा के टिकट पर उपचुनाव जीतकर साल 2002 में संसद पहुंचे थे। बातें इतिहास की पीछे छूट चुकी हैं और वर्तमान के चुनावी समर में गोड्डा संसदीय क्षेत्र में घमासान और परिणाम के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। तो आपने देखा कि गोड्डा के क्या समीकरण है, गोड्डा में कितने मतदाता हैं और गोड्डा में किस आधार पे चुनाव लड़े गए हैं। इस बीच जो है हमारे साथ नए पैनल जो है वो जुड़े हैं। आनंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार, उनको हमने जो है वो छोड़ दिया है और हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़े हैं। हम स्वागत करेंगे हसन अंसारी जी का जो आजसू के वरिष्ठ नेता हैं और विनय कुमार जी का जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि अभी हम जो है थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गिरिडीह में अप्रत्याशित तरीके से बसपा उम्मीदवार कमल प्रसाद आगे हैं और क्योंकि अब हसन अंसारी हमसे जुड़ गए हैं तो हम हसन अंसारी से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सीट जो है ना एनडीए आजसू जो है उसको दे चुकी है। आजसू के टिकट पे चंद्र प्रकाश चौधरी दोबारा जो है चुनाव मैदान में है। तो हसन अंसारी से जानना जरूरी है और हमारे दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो नया समीकरण क्या आ गया, कमल प्रसाद कैसे आ गए, चंद्र प्रकाश चौधरी कैसे पीछे चले गए। देखिए, गिरिडीह के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो ये बिल्कुल प्रारंभिक रुझान है। एकदम जस्ट पोस्टल बैलेट के बाद में ईवीएम मशीन का खुलना और एक आध राउंड की गिनती हो जाना, उसके बाद में ये प्रारंभिक रुझान है। इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन अंततः गतवा जो है ना, चूंकि कंस्टिट्यूंसी में मोर देन 2000 बूथ होते हैं, तो जब हम देखिएगा कि 1 घंटा के बाद सारी रुझान पलट जाएंगी और आजसू पार्टी का वहां पर जो हमारा प्रत्याशी है, एनडीए का जो प्रत्याशी है आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनकी जीत वहां पर सुनिश्चित है। इस पर हम लोग 100% आश्वस्त हैं। अच्छा, लेकिन वहां पे कहा गया कि चंद्र प्रकाश चौधरी थोड़े परेशान थे, जो समीकरण इस बार आए। नहीं, हम बहुत इजी वे में गिरिडीह का चुनाव को लड़े हैं। वहां पर चीजें देखिए, कुछ चीजें जो है ना इलेक्शन के संदर्भ में जो है ना हुआ खड़ा हो जाता है, इस तरह की स्थितियां आती है। वहां पर जो एक मसला था कि जेबी केसेस का एक लीडर जयराम महतो के रूप में जो उभर के सामने आया है, निश्चित तौर पर उसने उस क्षेत्र में थोड़ी सुगबुगाहट पैदा जरूर की थी, लेकिन वो एक सर्टेन पॉकेट पर ही एक कॉन्सेंट्रेटेड रहा है। तो जिस पॉकेट पर कॉन्सेंट्रेटेड रहा है, आप देखेंगे कि वहां के तीनों प्रत्याशी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जयराम महतो, तो उनका जो है पकड़ अदर देन दिस कम्युनिटी
जो थोड़ी बहुत भी उनके अंदर जो वहां पर जो सुगबुगाहट है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में है, तो उस कम्युनिटी के बुनियाद पर पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं जीता जा सकता है। तो वोट का शेयरिंग उस कम्युनिटी पर तीनों प्रत्याशियों को निश्चित तौर पर हुआ है, जयराम महतो हो, चाहे मथुरा महतो हो, चाहे हमारे प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो। उसका रेशियो का परसेंटेज कमो बेस का होना अलग बात है, लेकिन ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके और चंद्र प्रकाश चौधरी के कामों को देख करके, उनके नेतृत्व को देख करके गिरिडीह की जनता ने मतदान करने का काम किया है और निश्चित तौर पर वो सीट एनडीए के झोली में जाएगी। ये पाठक जी, वहां कई तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान हुआ कि भाजपा के जो है जो कार्यकर्ता हैं उनका कोऑर्डिनेशन आजसू से कैसा रहा? देखिए, यह चुनाव देश का चुनाव है और देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हुआ है। तो क्षेत्रीय स्तर पर और सारी चीजों को इस समय जो कार्यकर्ता हैं, जनता है, उनको ज्यादा चिंता इसकी नहीं है। उनको एक ही चिंता है कि हम कैसे अपना योगदान करें ये तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में। तो वहाँ इन सारे चीज़ों से छोटी बड़ी जो अपनी स्थानीय समस्याएं हैं उससे ऊपर उठ करके और कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और जनता ने उसको बल दिया है। तो मैं समझता हूं कि जो हम लोगों ने कहा कि 4 जून को झारखंड से 13 फूल और 1 केला, मतलब फूल और फल दोनों हम लोग माँ भारती के चरणों में झारखंड की ओर से समर्पित करेंगे। तो मैं समझता हूं वो फूल भी समर्पित होगा और फल भी समर्पित होगा, इसलिए इसमें पूजा में कोई चूक नहीं होगी और वो जो गिरिडीह से फल मिलने वाला है वह भी हम लोगों को प्राप्त होगा। मतलब फूल का फल गिरिडीह से एनडीए को मिलेगा, फूल और फल जी, दोनों चीज। फूल का ही फल है ना, फूल से ही फल बनता है, फूल के बाद ही फल बनता है जी। तो विनय जी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, गिरिडीह को लेके जो बातें हुई पूरे चुनाव के दरमियान, कहा गया कि एक ही ग्रुप के लोग, मतलब एक ही कम्युनिटी के 3 उम्मीदवार हुए और एक नया आदमी, एक नया लड़का जयराम महतो की जितनी चर्चा हुई गिरिडीह को लेके, चंद्र प्रकाश चौधरी जो सिटिंग एमपी हैं और मथुरा महतो जो विधायक हैं, तीनों उम्मीदवार क्योंकि बड़े उम्मीदवार वहां माने गए। वहां जिस तरह से युद्ध लड़ा गया, तो मैं युद्ध ही कहूंगा क्योंकि गिरिडीह वो उन सीटों में है झारखंड में जहां पर सबसे अधिक चर्चा हुई, जहां सबसे अधिक मतलब आक्रामक प्रचार हुआ। आप उस पूरे प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि क्या स्थितियां रही और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें क्या स्थिति है। तो ओवरऑल क्या कमेंट्स आपका होगा दोनों चीजों को देख के? नहीं, देखिए, जहाँ तक गिरिडीह का सवाल है तो वहाँ जो मथुरा महतो हों या आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, दोनों कद्दावर नेता है। मथुरा महतो का भी बड़ा आंदोलन में, झारखंड आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही। झारखंड में वो भी मंत्री रहे, विधायक लंबे समय से हैं और उनकी एक पहचान है झारखंड में। दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश चौधरी, आप जानते हैं 2000 के बाद जब झारखंड का निर्माण हुआ तो लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक चंद्र प्रकाश चौधरी भी मंत्री रहे और मंत्री के रूप में उन्होंने परफॉर्म भी किया, कई काम उनके उल्लेखनीय रहे। आज उनकी पत्नी भी एमएलए हैं रामगढ़, जहाँ से वो पहले विधायक हुआ करते थे, उस क्षेत्र से उनकी पत्नी इस समय एमएलए है, उपचुनाव जीत कर आई थी। तो चंद्र प्रकाश चौधरी भी कद्दावर नेता है, लेकिन इस बीच एक नया उदय हुआ और कुर्मी नेता के रूप में उसका उदय हुआ और जयराम महतो, और उसके कारण थोड़ा सा झारखंड की जो राजनीति है उस पर कहीं न कहीं एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता हुई। ये कहा गया कि भाई कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, आज़ादी के पहले कुर्मी को एसटी का दर्जा था, लेकिन बाद के कालखंड में इसे हटा लिया गया। हालांकि किसी भी सरकार ने, चूंकि आज़ादी के बाद तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने उनको मान्यता नहीं दिया। अगर मान्यता देना होता तो लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो कोई सरकार ने
मांगों पर विचार नहीं किया और पार्लियामेंट में इस तरह की बातें आती रही कि भाई कुर्मी को नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि आज मामला ये है कि आरक्षण एक ऐसा मामला है कि हर आदमी नौकरी चाहता है कि अगर हमको आरक्षण मिलता है तो हमको नौकरी में आसानी होगा, दूसरे चीज़ों में आसानी होगा। तो हर जाति के लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई, लेकिन अनुसूचित जाति में अगर उनको शामिल किया जाएगा तो जो अभी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं लगता है कि मेरी हकमारी होगी। आप जैसा कि जानते हैं कि झारखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के हैं, 1 अनुसूचित जाति का है और 28 विधानसभा इस समय अनुसूचित जनजाति का है। तो महतों को अगर आदिवासी में शामिल कर दिया जाता है तो वो 28 सीट पर भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो उनका सामान्य सीट पर तो कोई भी लड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कई ऐतिहासिक कारण भी रहे और इसका स्टडी भी कराया जाता रहा, TRI वगैरह से रिपोर्ट भी मांगा जाता रहा और इसके आधार पर कहा गया भाई कि इनको नहीं शामिल किया जा सकता। पार्लियामेंट में इस तरह जवाब भी आया है सरकार की ओर से। तो उसी के कारण उनके समाज में, चूंकि झारखंड में आप जानते हैं कि महतो आदिवासी के बाद महतों की आबादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, महतो बनिया ये आबादी बहुत है झारखंड में। तो उसमें से एक उभार आया, उसमें एक नेतृत्व आया और वो उस जयराम महतो के रूप में उनके समाज के लोगों ने उनको स्वीकार किया और जयराम महतो कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कई सीटों पर वो चुनौती पेश कर रहे हैं। अब सफलता कितनी मिलेगी, लेकिन ये बात सच है कि एक वर्ग में उनकी लोकप्रियता है और उस वर्ग के वो बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। हालांकि उसी समुदाय से सुदेश महतो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं आजसू के। ये जो विनय जी जो बात कर रहे हैं पाठक जी, कि मुझे तो लगता है कि एक नया पॉलिटिकल स्टार्टअप है कास्टों को लेके जो पार्टी बनाना, जो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप टाइप का ही मामला हुआ। तो लग रहा है कि ये जो स्टार्टअप है वो बड़ी पार्टियों को आने वाले दिनों में वो थोड़ा परेशान कर सकती है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा हुआ है कि कुछ थोड़ी सी परेशानी तो ही हो गया, क्योंकि वो कुर्मी वोट बैंक भी तो आप ही का, भाजपा का रहा है, आजसू का रहा है। देखिए, मैं जहां तक राजनीतिक प्रदेश को समझता हूं तो एक ये जातिगत उभार, जातिगत नेतृत्व का उभरना, ये कोई नया स्टार्टअप इसको हम नहीं कर सकते हैं। ये भारत की जो राजनीतिक सच्चाई है जी। और इसमें हर दौर में अलग अलग प्रकार से इस प्रकार का नेतृत्व उभरता रहा है। क्योंकि जब तक जाति रहेगी तो जाति में नेतृत्व भी पैदा होगा, जाति की समस्याएं रहेंगी, जातिगत आधार पर बातें होंगी और कभी इसको पूरी तरह से उभार मिलता है, कभी कभी ये चीज़ें दब जाती हैं, उसमें राष्ट्रवाद बीच में आ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये दोनों के बीच में एक तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ ये जातिवाद, उसमें फिर संप्रदायवाद, ये सारी चीज़ों का जो आप सम्मिश्रण है वो भारतीय राजनीति है। भारत का लोकतंत्र इसी के बीच में फल फूल भी रहा है और मजबूत भी हो रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। नई चीज नहीं, लेकिन हाँ। परेशानी बढ़ाने वाली बात तो है। हसन साहब के लिए परेशानी की बात हो सकती है, क्योंकि आज तक आजसू की जो बार्गेनिंग पावर कही जाती है झारखंड की राजनीति में यही है कि भाई सुदेश महतो जो है वो कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं, उनके कहने पे वोट जो है इधर उधर होता है। और अब अगर इस तरह के जो नए चीजें आएंगी, नए नेता आएंगे तो थोड़ी उनकी स्थिति कमजोर तो होगी। क्या हसन साहब? नहीं, देखिए, आपने इससे पहले एक प्रश्न किया था जी कि जिस तरह का नया स्टार्टअप हो रहा है कास्ट बेसिस पर, जी, तो ये स्टार्टअप नहीं है। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में इस तरह की चीजें होती रही हैं। आप अभी देखिएगा तेलंगाना में AIMIM किस आधार पर है? कास्ट और जात के आधार पर है। यूपी में देखिएगा अनुप्रिया पटेल, सुनेराम पटेल जो सोनाल पटेल थे, वो भी अपने एक कुर्मी कास्ट को लेकर के। बिहार में देखिएगा आप रामविलास पासवान, जो सेगमेंट टूटा, तो सेगमेंट के बाद में कॉन्सेंट्रेट कहाँ किए? वो कॉन्सेंट्रेट किए अपने कास्ट के बेसिस पर, दलितों के बेसिस पर, बेसिकली विद इन पासवान के बुनियाद पर। तो ये जो अभी जो है ये वक्ती एक तरह का उभार था, एक इशू को, ऐसा इशू को उछाल दिया झारखंड में, जो जिस इसी के आधार पर हमने झारखंड मूवमेंट की शुरुआत की थी 1986 से। यही हमारा इशू था
भाई ये आंदोलन में ये चीज था ना कि इंटरनल कॉलोनिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट था कि भाई हम त्रस्त हैं बिहार से, यूनाइटेड बिहार से, हम उसे सेपरेशन चाहते हैं, हम अपना ऑटोनॉमी चाहते हैं, हम स्वशासन चाहते हैं, और जिसमें हमारे यूथ को रोजगार हो, पॉलिसी हम खुद बना सके। तो उस इश्यू को लेकर के हमने आंदोलन की शुरुआत की थी। नतीजतन 2000 में उसी इश्यू पर इससे बड़ा मूवमेंट हमने खड़ा किया पूरे स्टेट में, आपने देखा होगा, और उस मूवमेंट के आधार पर यह राज्य बना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे इस आंदोलन को अप्रिशिएट करते हुए, यह आंदोलन तो हालांकि 5 दशक पुराना आंदोलन था, लेकिन वाजपेयी जी ने इस चीज को बहुत शिद्दत से महसूस किया कि अब राज्यों का बंटवारा करके ही, बड़े राज्य को छोटे राज्य में तकसीम करके ही उस राज्य का, वहां के जनता का विकास किया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में जिन इश्यूज को लेकर के ये खड़ा हुआ, ये कोई नया इश्यूज थोड़ी है। यहां का हर दल ये चाहता है कि सन ऑफ द सोयल को उसका जेन्युइन राइट मिले। आंसू का भी ये मांग रहा है। हमने भी ट्रेजरी बेंच में रहते, लेकिन मसला ये है हसन साहब, आजसू, जहां तक मुझे याद है कि आजसू जो है किसी एक कास्ट को लेके नहीं उभरी थी। नहीं, ठीक है, जयराम महतो भी किसी एक कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि खतियानी लोगों को ज्यादा मौका मिले। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टियां बन जाती हैं तब वो एक कास्ट तक सीमित रह जाती हैं। ये बड़ा मसला है। ये मतलब लोकतंत्र के लिए इसको अच्छा आप नहीं मान सकते हैं। नहीं, देखिए आपने ठीक कहा। हम चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ, जिसमें इंक्लूडिंग मैं भी था, 1986 में जो जिस आजसू का शुरुआत किया था मूवमेंट के लिए, तो समावेश था सारे समाज के लोग, इसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं था। ट्राइबल, मुस्लिम्स, महतोज और जो भी यहाँ के जो इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। लेकिन अभी हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हैं और उनके साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे जी, जिनसे हम पहले भी जुड़ने की कोशिश की, फिर हम जुड़ते हैं। हाँ दिवाकर जी, ओवर टू यू। जी धन्यवाद अमन जी। देखिए जो रुझान आ रहा है वो इंडिया गठबंधन के लिए भी उत्साहजनक है। हालांकि एनडीए 300 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया गठबंधन फिलहाल 209 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन जैसा इंडी गठबंधन ने नहीं सोचा होगा उससे बेहतर परिणाम आ रहे हैं और लगातार रुझानों में एक जो कह सकते हैं कि चेहरों पर खुशी भी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बेहतर प्रदर्शन करती हुई झारखंड में दिख रही है। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बेहतर प्रदर्शन करेगी ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन हम लोग मिल करके और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो रुझान आ रहे हैं उससे भी ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे देश के स्तर पे लगभग सभी सीटों का रुझान आ गया है और रुझान से स्पष्ट हो रहा है कि जो एग्जिट पोल हम लोगों ने देखा, देश के लोगों ने देखा, उस एग्जिट पोल से जो हकीकत है वो काफी दूर है। इंडिया गठबंधन को वहां पर जिस तरह से कम आंका गया, अभी हम रुझान के स्तर से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन उस एग्जिट पोल को नकार रहा है। हम लोगों ने पहले भी नकारा था और अभी भी हम लोग नकार रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि ये रुझान है और सिर्फ रुझान से ही हम रिजल्ट का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी सही है कि जो रुझान आ रहे हैं, अगर ये रुझान बने रहें तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन सत्ता पर आसीन होगा। और शुरुआती रुझान जिस तरीके से आ रहे थे उसमें जो इंडिया गठबंधन है वो काफी बेहतर स्थिति में भी दिख रही थी। हालांकि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद जब सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई है तो कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर भी उत्साहजनक परफॉर्मेंस। और झारखंड में जो रुझान आ रहे हैं उसमें जो आपकी परंपरागत सीट है, जी अमन जी बताइए। दिवाकर जी एक सवाल विनोद जी से ये पूछिए कि चलिए वो तो बहुत आशावान व्यक्ति हैं और अभी भी रुझान को देख के बहुत उत्साहित हैं, लेकिन झारखंड में जो 14 सीट हैं अब उनको क्या लग रहा है? पहले तो वो लोग 14 बोल रहे थे, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वो नया आंकड़ा दे रहे थे हर सभा में कि इतना पे सिमट जाएगी बीजेपी, लेकिन अब रुझान देख के लगता है कि वो सारे जो बातें जो है वो गलत साबित हो रही हैं। अब क्योंकि स्टार्ट हो गया मतगणना का दो अमन जी हम आपको विनोद जी से कनेक्ट करवाते हैं और आपके सवाल को हम विनोद जी के पास रख रहे हैं। विनोद जी आप लोग लगातार ये दावे भी कर रहे थे कि झारखंड में 14 की 14 सीटें इंडी गठबंधन जीतेगी
और बीजेपी का सुफरा साफ होगा। लेकिन शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी हालांकि पिछले बार जैसा परफॉर्मेंस करती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी उसे नहीं दिख रहा है। देखिए, सवाल नुकसान का नहीं है, सवाल है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने यहाँ चुनाव लड़ा, हम लोगों को पूरा विश्वास है उनके प्रत्याशी आगे हैं, तो ये आगे पीछे का खेल अभी जारी रहेगा। जब देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वो पीछे हो सकते हैं, तो फिर यहाँ पर तो आगे पीछे का अभी खेल चलेगा, लेकिन बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट भी होगी और इंडिया गठबंधन बेहतर स्थिति में होगा। और हम समझते हैं कि जो रुझान पूरे देश में देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया गठबंधन ने जो दावे किए हैं या जो इंडिया गठबंधन की सोच है, उस सोच को हम निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। विनोद जी, हमारे साथ स्टूडियो में भी बहुत सारे मेहमान हैं, वो भी लगातार कनेक्टेड है, आप भी थोड़ी देर हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे पूछते हैं, फिर हम स्टूडियो को हैंड ओवर करेंगे कि किस तरीके से जो खूंटी में दिख रहा है रुझान शुरुआती, अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री है वो भी फर्स्ट राउंड में एक बार पीछे नजर आई, और जो दूसरी सीट है जैसे आपकी राजमहल की जो सीट है वो परंपरागत सीट है, वहां पर आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको और उम्मीद है, जैसे लोहरदगा की सीट पे भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ और सीटों पर ये उलट फेर देखने को मिलेगा? अभी उलट फेर बहुत सीटों पर आपको देखने को मिलेगा। और संथाल परगना की अगर हम बात करें, चाहे वो राजमहल की बात करें, दुमका की बात करें या गोड्डा की बात करें, इन तीनों सीट पर, मैं सिर्फ संथाल परगना की बात कर रहा हूं, इन तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। अगर हम सिंहभूम की बात करें तो वहां भी स्थिति कमोबेश यही है। खूंटी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां पर जो प्रत्याशी हैं अर्जुन मुंडा जी, वो बिल्कुल पीछे चलेंगे और हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी वो किसी भी राउंड में वो आगे हो पाएंगे। तो विनोद जी, अमन जी हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे और लगातार देखिए कितने विनोद जी के चेहरे पे वो खुशी दिख रही है कि एनडीए गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि एक बड़े भाई की भूमिका में भी यहाँ पर है, इनकी सरकार भी है, तो उनको लग रहा है कि उनके सरकार को एक तरीके से वोट हुआ है, मैंडेट मिला है। आप अपने दूसरे मेहमान से भी सवाल जवाब शुरू कीजिए और जो सवाल आएगा तो विनोद जी उसका जवाब देंगे। फिलहाल विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मुझे भी राजनीति में एक सबसे बेहतर चीज यही लगती है कि राजनीतिक जो होते हैं बहुत ही आशावादी होते हैं। विनोद पांडे जी का जो जवाब था वो पूरा आशावाद से लबरेज था। 14 सीटों पे, भले ही वो अभी कई सीटों पे उनका वो और कांग्रेस जो उनके साथी है वो पीछे चल रही हो, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि 14 सीटों पे वो उनकी जीत होगी। लेकिन उनसे पूछिए कि दुमका में खास तौर पे, क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है, दुमका में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा फैमिली के जो उम्मीदवार थी भाजपा के सिंबल पे, सीता सोरेन और नलिन सोरेन जो जेएमएम के अधिकृत प्रत्याशी थे, तो जनता में कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां जो है गुरुजी को लोग मानते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि शिबू सोरेन के नाम पे सीता सोरेन को वोट मिला भाजपा के उम्मीदवार रहते हुए भी। कोई वहां पे कुछ अपडेट है उनके पास, कोई फीडबैक आया है वहां से? जिस तरीके से उन्होंने लास्ट समय में पाला बदला, तो क्या गुरुजी का सिंपैथी उनके साथ जुड़ा या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा उनके साथ खड़ा हुआ इसलिए उनको वोट मिल रहा है? क्या कुछ आकलन आपका इंटरनल क्या रिपोर्ट कहता है और किस तरह की आपके पास आंकड़े हैं? देखिए, पूरे संथाल परगना में एक माहौल बना था जब सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक संदेश पूरे झारखंड में और पूरे देश में गया कि आज जो स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो जिस तरह से उनकी तबीयत खराब रह रही है, गुरु जी की तबीयत खराब है, माता जी की तबीयत खराब है, और हेमंत सोरेन जी जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो जेल में हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर घर की वो अपने आप को बड़ी बहू कहती है, ऐसी परिस्थिति में वो घर छोड़ करके अगर जा रही है तो निश्चित रूप से एक संदेश गलत गया लोगों के बीच में।
और जो आप बढ़त दिखा रहे हैं ये सब शुरुआती बढ़त है, और ये हमको लगता है कि ये शहरी इलाके जो हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हम कह सकते हैं कि थोड़ा मजबूत है हमसे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, काउंटिंग की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी, तो आप देखेंगे कि जितने मत से वो अभी आप आगे दिखा रहे हैं उससे दोगुना तिगुना मतों से वो पीछे चलेंगी। तो एक प्रतिक्रिया लोगों के मन में है कि ऐसी परिस्थिति में जब ये घर छोड़ सकती हैं, गुरुजी को छोड़ सकती हैं, माता जी को छोड़ सकती है, हेमंत सोरेन जी के प्रति उनकी अगर ये सोच है तो वो हमारे प्रति कैसा सोच रखेंगी, इस तरह की भावना लोगों के दिलों में, लोगों के मनों में वहां पर हम लोगों ने देखा है, और उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी। एक चीज और, क्योंकि लगातार हमारे जो पैनल में जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पे हमेशा भ्रष्टाचार का भी एक दाग लगा, आपके मुख्यमंत्री जेल में भी है, तो क्या ये एक सिंपैथी फैक्टर आप लोग लेकर गई, और कल्पना सोरेन का जो उभार है आपकी स्टार प्रचारक के तौर पर, वो क्या इस तुरुप का पत्ता आपके लिए साबित हुआ क्या इस चुनाव में? देखिए, हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी कहीं से भी कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता है, इसलिए कि जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और आज तक ईडी ने किसी भी तरह का एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया, उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन जी को बंद किया गया। और जो परिवार, जो पार्टी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ती है, और उस पार्टी पे 8 साढ़े 8 एकड़ जमीन का आरोप लगता है, उसके नेता पे आरोप लगता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोगों के मन में, ये लोगों के दिल में है कि जो गुरुजी जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़े, हम लोग आज जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पे रह रहे हैं, ये गुरुजी की देन है, जो महाजनों से छीन करके उन्होंने उनको देने का काम किया। और उस परिवार पर, उस पार्टी पर इस तरह का आरोप लगना ये कहीं से उचित नहीं है। और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं समझ में आएगा, जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी गलती की है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी गलती की है। अमन जी, शिवपूजन जी चूंकि स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि विनोद जी ने जो सवाल उठाया है कि सीता सोरेन ने परिवार के साथ अच्छा नहीं किया, ये मैसेज पूरे संथाल में गया, और उसी का ये इम्पैक्ट है कि लोगों ने नकारात्मक वोट उनके प्रति किया है। और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी ये सवाल उठा रहे हैं, क्या जवाब है? जी विनय जी, राजेश ठाकुर को हम 2 दिन पहले सुन रहे थे जब वो जूम मीटिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि 10 सीट पे तो हम फाइनल जीत ही गए हैं, 2 सीट पे जो है वो बहुत करीब का संबंध ये है, और हम 2 सीट मतलब 12 सीट पे हम पक्का जीतेंगे। विनोद पांडे जो है वो राजेश ठाकुर को भी आगे छोड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि 14 सीट पे जीतेंगे। राजनीतिक दलों की इस आशावाद पे क्या कहेंगे आप? देखिए, होता क्या है कि जब नेता को सारी बात का पता होता है, जो नेता रियल नेता है, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं लंबे समय तक, हम लोग ये 10वां लोकसभा चुनाव है जिसको हम कवर कर रहे हैं, ये पत्रकार, तो हम लोग बहुत नजदीक से देखे, उनको सारी चीजों की जानकारी होती है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कम ना हो, अपने जो वहाँ मतदान कर्मी हैं, जो मतदान, जब मतगणना स्थल पर जो लोग एजेंट होते हैं, मतगणना एजेंट जो कहलाते हैं, उनका मनोबल कम नहीं हो, समर्थकों का मनोबल कम नहीं हो, इसलिए अंतिम समय तक इस तरह की बातें कही जाती हैं, आशावाद की बातें होते रहती, इसलिए कही जाती की बात पे हम ना मनोबल बढ़ाए रखने के लिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप पहले के जमाना में तो, और अब तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लेकिन पहले के जमाना में जब बूथ से निकलता था तो जब कार्यकर्ता या जो हारने वाला रहता था, वो जब चला जाता था तो कुछ वोट भी कहता था लोग की मिला दिया जाता था, उसका भी वोट गिन दिया जाता था, कुछ तरह की बात। तो कम से कम हमारा जो मत आया, जो हमको जनता ने जितना हमको सम्मान दिया, उसकी सही गिनती कराने के लिए भी, और हमारा जो मतदान कर्मी, मतदान एजेंट है, उसका मनोबल कम नहीं हो, इस तरह से नेता बोलकर मतलब नेता जो है वो बोलते हैं अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए, और उनका मनोबल टूटे नहीं और अंतिम समय तक वो जमे रहे, इसलिए नेता बोलते हैं। अभी हमारे साथ कमल ठाकुर भी जुड़ गए हैं, वो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं,
और हम उनसे ही जानते हैं कि ये जो राजेश ठाकुर और विनोद पांडे जो आपके गठबंधन के नेता हैं, वो 14 का दावा कर रहे हैं। ऐसे में तो फिर ये हसन साहब बहुत निराश हो जाएंगे। देखिए, चुनाव जब होता है तो कार्यकर्ता और नेता अपनी बातों को रखते हैं। जैसे 1 तारीख को शाम में एग्जिट पोल आया, तो एग्जिट पोल को क्यों आया था? ये केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा हुआ था उसको बूस्ट करने के लिए केवल आया। हम अगर बात करते हैं तो हम जमीनी बात कर रहे हैं। जमीनी क्या है आप समझ लीजिए। हमेशा से चुनाव प्रत्याशी लड़ता है, सिंबल लड़ता है और कार्यकर्ता भी लड़ते हैं, लेकिन पहला चुनाव हम लोग जो देख रहे हैं इसमें जनता चुनाव लड़ रही है। आज जब जब जनता चुनाव लड़ती है तो सत्ता पक्ष को उखड़ना ही पड़ता है। राजेश ठाकुर ने 10+ बोला है, तो हम लोग इस बात को मानते हैं कि जो भी यहां का सुरक्षित सीट है 5, ये तो बीजेपी निश्चित हारने जा रही है। 5 सीट जो है, और बाकी जो सीटें हैं, मैं देखिए हम लोग ज्योतिष तो है नहीं, जमीनी स्तर का बात, जो जमीन पर बात कार्यकर्ता बताते हैं उसके हिसाब से हम लोग फील। मतलब आप लोगों ने जो है जी जी मतलब हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। कुछ अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम अपडेट्स जो है वो ले लेते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर अभी क्या स्थिति है। लोहरदगा से जो खबर आ रही है कि पहले सुखदेव भगत आगे चल रहे थे, अभी भाजपा के जो है प्रत्याशी समीर उरांव वो आगे हो गए हैं। पलामू से विष्णु दयाल राम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 22,400 से ज्यादा मतों से वो आगे हो गए हैं। और गिरिडीह से एक अच्छी खबर आ रही है, गिरिडीह से एक अच्छी खबर आ रही है कि आजसू पार्टी 8,000 वोटों से वो आगे हो गई है। हजारीबाग से मनीष जायसवाल वो 12,000 से ज्यादा मतों से आगे हो गए हैं। जेपी पटेल वहां पीछे हो गए हैं। वहीं जो है हम बात करेंगे दूसरी सीट की कि कैसे जो है वो खूंटी से अर्जुन मुंडा लगातार आगे चल रहे हैं। अभी भी अर्जुन मुंडा आगे चल रहे हैं। चतरा से कालीचरण सिंह भाजपा के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। कालीचरण सिंह जो है पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। वहीं हम बात करें कोडरमा से, तो वहां भाजपा उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी वो लगातार आगे चल रही हैं। अन्नपूर्णा देवी जो है वो पिछले राउंड में भी आगे थी। वहीं संजय सेठ जो है राजधानी रांची सीट से संजय सेठ जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। यशस्विनी सहाय जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं उनसे आगे चल रही है। वहीं धनबाद से जो है वो अनुपमा सिंह आगे चल रही थी। गोड्डा से निशिकांत दुबे वो इस बार भी आगे चल रहे हैं। 4,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो आपने ये अपडेट देखा कि कैसे जो प्रमुख सीट है 14 सीटों में से, झारखंड के 14 सीट हैं, उनमें से जो है प्रमुख सीटों पे कैसे उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं। तो मतलब जो बड़े नेता हैं जिन पे चर्चा हो रही थी वो लगभग आगे चल रहे हैं। और उस बड़े नेताओं में से सिर्फ चंद्रप्रकाश चौधरी जो है वो पिछले चरण में पीछे चल रहे थे, वहां कुछ अप्रत्याशित था, तो वो भी अब आगे चल रहे हैं। वहीं जमशेदपुर से विद्युत बरन महतो वो जो है वो आगे चल रहे हैं। 38,000 से ज्यादा मतों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन वो आगे चल रही हैं। वो पिछले काउंटिंग में भी अब वो पीछे आगे चल रही थी, अभी भी फिर आगे चल रही है। समीर उरांव वो जो है सुखदेव भगत से आगे चल रहे हैं। तो ये एक आपने अपडेट्स देखा। अब हमारे जो स्टूडियो में नई एक हमारे मेहमान जुड़ी हैं, महुआ मांझी जी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं। हम उनका स्वागत करेंगे और हम आखिर जानना चाहेंगे मैम, ये जो रुझान हम अभी बता रहे थे जिसपे बात हो रही थी, उस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, चूंकि शुरू में शहरी क्षेत्रों के वोट गिने जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना,
क्योंकि ग्रामीण इलाकों में और दुर्गम इलाकों में जिस तरह से काम किया है हमारे गठबंधन ने झारखंड में भी, उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही एक जो आक्रोश है लोगों के मन में कि उनके प्रिय नेता को उनसे दूर कर देने की जो साजिश रची गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो उससे भी नाराजगी है। तो मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। आगे का देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के नतीजे बहुत ही उत्साहवर्धक होंगे। आपके जो आपने जो कहा उससे एक बात से मुझे जो है वो मैं उससे सहमति नहीं रखता हूं। आपने कहा कि शहरी क्षेत्रों से जो है कि वोट अभी गिने जा रहे हैं और उसमें भाजपा इस वजह से आगे है। मुझे याद आ रहा है पिछला विधानसभा चुनाव, आप रांची जो सबसे बड़ा शहर है झारखंड से, आप चुनाव वहां से लड़ रही थी, आप लगातार आगे चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को शहर में वोट नहीं मिलता, आपको तो लगातार वोट मिलता रहा। नहीं, मैं ट्राइबल सीटों की बात ज्यादा कर रही हूँ। जो ट्राइबल सीट्स हैं जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उन इलाकों में ट्राइबल्स का भी ज्यादा रुझान है। और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का थोड़ा प्रभाव होता है क्योंकि उसमें बाहरी लोग भी बहुत होते हैं, इसके वजह से मैंने ये कहा। अच्छा, मतलब अभी भी जो बाहरी वाला जो नहीं, कुछ है ऐसा है कुछ लोग, क्योंकि वो ज्यादा प्रभावित रहते हैं भाजपा से, तो क्योंकि धर्म वगैरह की बात रहती है। अभी जो अयोध्या वगैरह को लेकर धार्मिक मामलों में विकास हो चाहे नहीं हो, लोगों को एक मानसिक रूप से तैयार किया गया था, उसका प्रभाव शहरी इलाकों में ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये था। चलिए हम इस मसले पे आगे बात चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ जो है आपके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय से विनोद पांडे भी मौजूद हैं। तो समझिए, हम विनोद पांडे से भी जानना चाहते हैं कि इन रुझानों को लेके क्या उनका कहना है। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार विनोद पांडे के साथ मौजूद है। दिवाकर जी, ओवर टू यू। जी, देखिए, लगातार विनोद जी के चेहरे पर अब भी वही हाव भाव है और लगातार जो एक चेहरे पे खुशी वो साफ तौर पर दिख रही है विनोद जी के चेहरे पे। जैसा बहुआ मांझी जी बता रही थी कि किस तरीके से एक जो माहौल बना है शहरी इलाके हो चाहे ग्रामीण इलाकों में, वहां पर इंडी गठबंधन के प्रति वोट बैंक बढ़ा है। हालांकि शुरुआती रुझानों में झारखंड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा दिख रही है। अभी शुरुआती रुझानों में 2 सीट पर ये आगे चल रहे हैं और 2 सीट पर इनके सहयोगी आगे चल रहे हैं। तो 14 में से 10 पे एनडीए गठबंधन और 4 पर आप आगे चल रहे हैं। क्या कुछ आगे आपको नजर आ रहा है और जो आपका फीडबैक है वो क्या कहता है? देखिए, हमने पहले भी कहा कि शुरुआती रुझान है, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। हमको लगता है कि 1 से 2 घंटा के अंदर में स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन बेहतर स्थिति में रहेगा। आपने अभी कहा ना कि पहले की स्थिति से बेहतर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन भी अच्छा होगा और सीटों की संख्या भी अच्छी खासी होगी। चलिए, फिर आपसे हम जुड़ेंगे विनोद जी, लेकिन एक अभी तक आपकी नजर में लगता है कि आप कितना सीट झारखंड में ले पाएंगे? देखिए, जो स्थिति है और जो हम लोगों ने आकलन किया है, अब तो स्थिति बहुत जल्द स्पष्ट होगी। तो मेरे समझ से कम 50-50 यानी 7 सीटों पर ये स्थिति आकर के बंद हो जाएगी। चलिए अमन जी, शुरुआती रुझान के बाद तस्वीरें साफ हो रही है और अब 14 के बाद जो दावेदारी हो रही थी वो अब 50-50 पर शिफ्ट हुई है। और क्या कुछ परिणाम आएगा 12 बजे के आसपास फिर हम विनोद जी से जुड़ेंगे, क्योंकि इनकी भी व्यस्तता लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है और लगातार इनके पास फोन भी आ रहे हैं। अब चूंकि संगठनात्मक भूमिका में विनोद जी है तो ज्यादा देर तक हम अपने साथ उनको स्टूडियो में कैद नहीं रख सकते, इसलिए विनोद जी को हम फ्री करते हैं। लेकिन हमारे लिए इन्होंने वक्त दिया, जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की जो रणनीति थी वो शुरुआती रुझानों में दिख रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद विनोद पांडे जी और दिवाकर जी। विनोद जी तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत आशावादी व्यक्ति हैं और हम उनके उस आशावाद की तारीफ करते हैं। चलिए, एक आशावाद की खबर ये गिरिडीह से भी आ रही है। थोड़ा हसन जी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट तब तैरने लगी, क्योंकि एक सीट था और पूरा कुनबा, पूरा आंसू जो है वो गिरिडीह में जुटा हुआ था और ये शुरुआती रुझान जो है इनको परेशान कर रहे थे। हसन जी, अब थोड़ी खुश हैं आप?
नहीं, आपने एक शब्द कहा परेशान करने का। हम जो रीजनल फोर्स है, हम कैडर बेस्ड फोर्स है। आजसू पार्टी पूरे तौर पर कैडर आधारित शक्ति है और हमें पता है ईच एंड एवरी बूथ के बारे में एनालिसिस मेरे पास में है। हम लोग शुरू दिन से बहुत इजी वे में गिरिडीह चुनाव को लड़े हैं। बाहर में एक मैसेज इस तरह का पास हो जाता है कि वहां पर चंद्र प्रकाश चौधरी मुसीबत में है, जेबी कैसे जीत जाएगा, मथुरा महतो जीत जाएगा, इस तरह की स्थिति थी। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट है कि हम एट एनी कॉस्ट वो सीट बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। पिछले बार का मेरा मार्जिन था 2,48,000 का। इस बार हमने एक टारगेटेड किया था कि हम अबव देम 3 लाख। आप देखिएगा अंतिम माने परिणाम आते आते तक हम 3 लाख से पार से वो सीट जीतेंगे। इसलिए हमको अब आजसू पार्टी को उस सीट पर पर्टिकुलरली हमारे सीट पर हमको कहीं कोई परेशानी नहीं रही है। और रहा सवाल, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने तो अपने हिसाब से आप दर्ज करा ही दिया था। सांसद महोदया जो बातें कही, देखिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एवरेज झारखंड में कम से कम प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे तो 6 विधानसभा है या 5 विधानसभा है। और जो गिनती का जो प्रक्रिया है वो विधानसभा वाइज जो है ना राउंड टेबल होता है। उसमें कोई स्पेसिफिक नगर का या शहर का यह कोई मसला नहीं है। अब उस मसले में केवल शहरी मतदाताओं का, वो तो हमको लगता है कि शहर तो लगभग लास्ट में आता है या मिडिल में आता है। प्राइमरी फेज पे तो रूरल एरिया से ही आते हैं। जो अर्बन क्षेत्र का जो विधानसभा है, जैसे रांची विधानसभा, तो रांची विधानसभा तो ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, तो उसका भी फर्स्ट राउंड में आएगा। लेकिन साथ साथ इंचागढ़, सिल्ली, आपका हटिया, ये सारे सीटें, खिजरी, ये सारा का फर्स्ट राउंड में आएगा। तो ऐसी बात नहीं है सांसद महोदया। गिरिडीह के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, गिरिडीह में देखिए वो जो महतो वोट है वो एक्चुअली बढ़ गया। जयराम जी और मथुरा महतो दोनों महतो हैं, तो इसलिए हो सकता है नहीं थे, लेकिन उनका क्या है कि जेएमएम से इस बार महतो लोग जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। जो हेमंत जी के साथ हुआ उससे नाराजगी भी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है सर, अगर खाली जेएमएम से कुर्मी समाज जुड़ा हुआ है तो गुमिया में तो मेरा विधायक बेकार है भाई। गुमिया में तो मेरा विधायक ऑलरेडी जो है ना लंबोदर महतो, वो डोमिनेंसी जो है ना कुर्मी समाज का है। आपका डुमरी में हम नियर और अबाउट 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 से डिफीट खाए हैं। तो ये योगेंद्र महतो जो है इनके उम्मीदवार, इनके जो पूर्व विधायक हैं, हाँ, उसको लेके मतलब ये हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन है। ऑलरेडी कुर्मी समाज जो इन्होंने कहा, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस बात को कि जो अभी नया उदय हुआ है जेबी केसेस का, निश्चित तौर पर हमने देखिए अपने संसदीय बोर्ड की बैठक में हमारी एक चर्चा हुई थी, जो मैंने इंडोर बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि देखिए बिफोर इलेक्शन जब हम कैंडिडेट घोषित भी नहीं किए थे, तब अपने संसदीय बोर्ड में हमने कहा था कि देखिए 3 कैंडिडेट आने वाले हैं। जयराम महतो, मथुरा महतो का करीब करीब डिक्लेरेशन है, हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी का। तीनों एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी को 40% मिलेगा, किसी को 20% मिलेगा, किसी को 60% मिलेगा। कांग्रेस का महत्व वोट कहाँ चला गया बेचारे? हजारीबाग में पीछे चलने लगे। ये बहुत उम्मीदों के साथ लाए थे। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि दूसरे पार्टी में चले जाने के बाद फिर आना। कमल जी से भी देखिए क्या बात कर लें। कमल जी, कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं, कहीं कहीं 20 राउंड है, कहीं 16 राउंड है, कहीं 18 राउंड है, कहीं 24 भी है। तो ये तो फर्स्ट सेकेंड राउंड की बात हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी चुनाव बहुत, गिनती बहुत बाकी है। तो रुझान जो है ना, उसमें तो ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आपको जो दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप 12-1 बजने दीजिए, उसके बाद का जो आंकड़ा आएगा ना, वो सीधा सीधा चुनाव के जीत के तरफ ले जाएगा। अभी जैसे आप बता रहे हैं गिरिडीह का बात, तो मैं गिरिडीह में दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने भी वहां पर पूरा सर्वे कराया है। वहां हमको लगता है जो है कि आजसू तीसरे नंबर पर जाएगी, क्योंकि जो उनका वोटर कोर वोटर था, जिसको वो लोग अपने हिस्से में मान के चल रहे थे, वो इनको वोट नहीं किया है। वो वोट निश्चित बटा है। आप यहां रांची का देख लीजिए, ईचागढ़ में 78% वोटिंग होता है और रांची शहर में 52-54% होता है। तो ये जो है आपको एकदम आपको दर्शा देगा कि 1 बजे के बाद कि कौन आदमी सांसद बनने जा रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है, आप तीनों लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये सच्चाई है कि जो कुर्मी वोट बैंक है झारखंड का,
उस पे सबकी दावेदारी हो गई है, ठीक है। अब मतलब हर आदमी चाहता है कि उस वोट बैंक को हम अपने पाले में लाएं, लेकिन क्या मतदाता जो है वो आपकी बातों से कन्विंस है? अगर गिरिडीह में वो आजसू से कन्विंस है तो रांची में वो बीजेपी से कन्विंस है, फिर आपको किसी तीसरे, हजारीबाग में किसी तीसरे से कन्विंस है। तो एक मतलब एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो होता है कास्ट को लेके, वो भी एक नए संकेत दे रहे हैं झारखंड के। देखिए इसमें क्या है, मैं कहना चाहूंगा दोनों कि मैं कहना चाहूंगा कि ये तो आपके पास में आंकड़े आपके सामने हैं। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 3 कुर्मी विधायक मेरे पास हैं, सुदेश महतो, डॉक्टर लंबोदर महतो और सुनीता चौधरी, और 1 कुर्मी सांसद है। तो आप ये कह सकते हैं कि दावेदारी का जब मसला है तो हमारे साथ कुर्मी कहां डिटैच्ड हुए हैं? ये तो हम कह सकते हैं कि रीअटैचमेंट हुआ है। अब रहा सवाल के परिस्थितियां हर वक्त एक समान नहीं होती है, और कोई एक समाज मतलब पूरे तौर पर 100% किसी पॉलिटिकल साइड में नहीं भी जाता है। पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही है, समझे ना। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 100% कुर्मी मेरे ही साथ हो, लेकिन बड़ा सेगमेंट मेरे साथ है। इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि बहुत मजेदार चर्चा है और झारखंड का एक बड़ा वोट बैंक है। इस पे हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि महुआ मांझी भी हमारे साथ हैं और वो सांसद के साथ साथ समाजशास्त्री की भूमिका में भी उन्होंने बेहतर काम किया है, उनको भी समझ है। कमल ठाकुर जी जो लगातार महतो वोट बैंक उनकी पार्टी सेंध लगाने की कोशिश में, वो भी हैं। तब हम इनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बार जो है वो न्यूज अपडेट, अभी झारखंड में न्यूज अपडेट क्या है वो हम जानेंगे। हम कि आखिर अभी तक पूरे देश में क्या स्थिति है, झारखंड की विभिन्न सीटों पे क्या स्थिति है, हम वो आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक।
नमस्कार।